जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स की और जैसा खबर आई है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो गया है। अब ब्रिक्स यूं तो एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जितनी भी इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब से जियोपॉलिटिकल निशाने साधे जाते हैं और ब्रिक्स भी कोई अलग नहीं है। ब्रिक्स के अंदर भी काफी खींचमतान रही। एक ब्रिक्स के अंदर भी काफी खींचमतान रही इस साउथ अफ्रीका के समिट के अंदर। आपको मालूम होगा कि एक सम्मेलन में शी जिनपिंग नहीं आए और वो क्यों नहीं आए उसका कोई रीजन नहीं दिया गया और आखिर तक ये अटकलें लगाई जाती रहीं कि क्या ब्रिक्स का एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। और ये भी सामने आया कि भारत एक अपने स्टैंस को लेकर मजबूती से खड़ा हुआ था, वहीं चीन भी अपना जोर लगा रहा था। भारत के साथ ब्राजील एक मत था और वहीं फिर बाद में सुनने में आया है कि साउथ अफ्रीका का भी जो मत था वो भारत के मत के साथ हुआ। और जो अब अनाउंसमेंट आई है ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेकर, उसके अंदर एक बहुत मेजर चीज देखने को है कि जो चाइना चाहता था वो वैसा नहीं हुआ। अब दरअसल चाइना क्या चाहता था? चाइना चाहता था कि इस एक्सपेंशन में पाकिस्तान शामिल हो। वो सिर्फ एक्सपेंशन एक्सपेंशन के तौर पर चाहता था। वो चाहता था कि एक पश्चिमी देशों का एक मुखालिफ कैंप खड़ा हो, ऑल्टरनेट कैंप खड़ा हो, और वो एंटी वेस्ट अलायंस और ग्रुपिंग के चक्कर में था। रशिया भी कहीं ना कहीं उसके साथ था, क्योंकि रशिया भी वेस्ट की सैंक्शंस को लेकर काफी परेशान है। और चीन भी, जो अमेरिका है खास तौर से, उसके जो जो हथकंडे हैं चाइना की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, उससे वो नाखुश है। दरअसल चाइना के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना बिजनेस को लेकर, ना ना करेंसी को लेकर। तो उससे जो वेस्टर्न जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। तो ये चाइनीज पॉइंट था। इंडियन पॉइंट ये था कि भाई आप एक्सपेंड करिए। इंडिया पक्ष में था कि आप एक्सपेंड करिए, लेकिन एक्सपेंड करने के लिए कोई ना कोई एक रूल और एक तरीका होना चाहिए। और ब्राजील भी इसी पक्ष में था। चाइना और रशिया चाहते थे कि जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डॉलर के ऊपर बेस्ड है वो डी डॉलराइजेशन हो जाए। वहीं इंडिया और ब्राजील ऐसा नहीं चाहते थे। ब्राजील और इंडिया का ये मत था कि डी डॉलराइजेशन के नाम पर आप पूरी व्यवस्था को अस्थिर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं है। तो इंडिया कहता है कि ऑल्टरनेट सिर्फ लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड होना चाहिए, जैसे इंडिया और रशिया के बीच में होता है। उस चीज को बढ़ावा देना चाहिए। और फिर ये बात भी हुई कि भाई ब्रिक्स की एक अलग करेंसी होनी चाहिए। तो ये सब से इंडिया बेसिकली सहमत नहीं है, सहमत नहीं था। और साउथ अफ्रीका भी अब इंडिया के इस मत के साथ खड़ा नजर आया। अब ब्राजील भी इंडिया के इस मत के साथ खड़ा हुआ है। वो इनफैक्ट वो तो शुरू से ही है। अब जो ये मुल्क जो जुड़े हैं, इसके अंदर क्या पैमाना इन्होंने इस्तेमाल किया है ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि क्या किस पैमाने के तहत इन मुल्कों को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि इस पूरे ग्रुपिंग में जो एडिशनल जो लोग आए हैं, जिनको जिनको कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 से ये ब्रिक्स का एक फॉर्मल हिस्सा बन जाएंगे। इसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, अर्जेंटीना है, यूएई है, और इसके अंदर इथोपिया भी है। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि इथोपिया इसमें कैसे आ गया। तो खैर इसकी अब डिटेल्स पता लगेंगे। अभी मैं ढूंढ रहा था, मुझे तो कहीं मिली नहीं।
तो जब पता लगेंगी तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो ये और एडिशनल मुल्क हो जाएंगे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन सारों के जो पहले अक्षरों को इसी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो ब्रिक्स बनता है। दरअसल ब्रिक्स ये 2010 से पहले ब्रिक था, BRIC, और एस यानी कि साउथ अफ्रीका 2010 के बाद जुड़ा। ये एक्रोनियम ब्रिक ये दरअसल गोल्डमैन सैच के एक इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओ'नील। जिम ओ'नील ने ये 2001 में ये भविष्यवाणी करी थी कि ये जो इकोनॉमीज हैं, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये 2050 तक पूरे दुनिया की इकोनॉमीज को डोमिनेट करेंगी और ये उभरती हुई इकोनॉमीज हैं। 2010 में साउथ अफ्रीका इससे जुड़ गया और ये बन गया ब्रिक्स। और अब ये कहेंगे कि हम कि 2024 के अंदर ये 6 मुल्क और जुड़ गए हैं, तो अब इसका क्या एक्रोनियम बनेगा अब देखते हैं। तो इसके अंदर ईरान, सऊदी अरेबिया दोनों के अंदर रिलीजियस मतभेद हैं और रिलीजियस मतभेद के चलते जियोपॉलिटिकल मतभेद भी हैं। फिर यूएई है, इथोपिया है, अर्जेंटीना है और इजिप्ट है। तो ये लोग मिलकर एक इस ग्रुपिंग का क्या नाम होगा अब ये देखना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है, जो जॉन ओ'नील ने ये कहानी जब जब ये बात करी थी, तब उनका जो बेसिस था वो ये था कि भाई ये पूरी दुनिया की 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन है और पूरी दुनिया की 26% जीडीपी इन मुल्कों के पास है, ये मुल्क कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली 1/4 जीडीपी पूरी दुनिया की इनके पास है और 2050 तक ये बढ़कर कहीं गुना आगे बढ़ जाएगी। अब इंडिया, जैसा मैंने बोला कि वो चाहता था कि रूल बेस्ड एक्सपेंशन हो, और ब्राजील भी इसी उसमें था, और चाइना जो था वो इसमें पॉलिटिक्स ढूंढ रहा था, एंटी वेस्ट पॉलिटिक्स। ब्रिक्स का, जैसा कि मैंने बोला कि डी डॉलराइजेशन के ऊपर फोकस था, द चाइनीज फोकस, और इंडिया का ये था कि भाई लोकल करेंसी में बात होनी चाहिए। और इंडिया डी डॉलराइजेशन के फेवर में नहीं है, क्योंकि इंडिया के वेस्ट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि इंडिया और ब्राजील, जो कि शुरू से एक साथ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, ये यूक्रेन के युद्ध को लेकर न्यूट्रल इन्होंने पोजीशन इख्तियार करी हुई है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो ब्रिक्स का जो ये गठबंधन है, इसके अंदर तकरीबन 20 से 22 मुल्क चाहते हैं कि इसके अंदर आ जाएं। और चाइना ने बड़ा जोर लगाया कि वो पाकिस्तान को इसमें इंक्लूड कर ले, बट जाहिर सी बात है इंडिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका कारण बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान एक तो रूइंड इकोनॉमी है, डूबता हुआ मुल्क है, जिहादी टेररिस्ट एक्सपोर्टर है। अभी तक उसने अपने टेररिस्ट कैंप्स और ये सारी गतिविधियां रोकी नहीं है, और वो जिस भी फोरम में खड़ा होगा उसको कोई मतलब नहीं है आपकी दुनिया की इकोनॉमी और जीडीपी और इस सब से, उसको कोई मतलब नहीं है। वो आते ही वो सारे काम करने शुरू कर देगा जो भारत के खिलाफ होंगे। कश्मीर कश्मीर का गाना गाएगा और हर चीज में टांग फंसाने की कोशिश करेगा। ये हमारा तजुर्बा सार्क को लेकर है, रहा है। यही चीज हम मुख्तलिफ फोरम्स में देखते हैं, चाहे वो कोई सा भी गठबंधन हो, एससीओ हो या कोई भी हो, हम ये उसकी नकारात्मक सोच और पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरह देखते, जानते और समझते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस समिट के अंदर जो मैं समझता हूं, वो साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट, उनकी जो स्पीच थी उसकी ये लाइन मेरे को पसंद आई कि ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी रिलाइज ऑन, ग्लोबल इकोनॉमी जो एक स्लंप में है, जो डिप्रेशन में जा रही है, वो किन चीजों पर निर्धारित है। वो है कि प्रिडिक्टेबल ग्लोबल पेमेंट सिस्टम्स, यानी कि जो पेमेंट सिस्टम है वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, स्मूथ बैंकिंग हो, उसमें अड़चनबाजी ना हो, स्मूथ स्मूथ बैंकिंग हो, इफ्स और बट्स और ये और वो सब ये ना हो।
सप्लाई चेन स्ट्रांग हो, डिसरप्शंस ना हो सप्लाई चेन में, जैसा हमने कोविड के दौरान देखा। एक्चुअली सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से ही ये पूरी इकोनॉमी पूरी दुनिया के अंदर ये डाउन हुई हुई है। साथ में उनका मानना था कि ट्रेड और टूरिज्म हो, और फाइनेंशियल फ्लो जो है वो बहुत ही स्मूथ हो। तो इन बेसिस के ऊपर जो है पूरी दुनिया की इकोनॉमी का रिसेशन जो है वो दूर हो सकता है। और उनका एक और ये कहना कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स ये दरअसल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टूल्स बन गए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो, ये हम सब जानते हैं कि वो कैसे आर्म ट्विस्टिंग और टेल ट्विस्टिंग के काम आता है। वेस्टर्न पावर्स के कब्जे में है वो। तो ये सारी चीजें इस ब्रिक्स के सम्मेलन में उजागर होती हैं, हाईलाइट होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया का जो पॉइंट था वो कहीं ना कहीं सफल नजर आ रहा है। मेयर फैक्ट कि चाइना पाकिस्तान को इंक्लूड करना चाहता था और वो पाकिस्तान इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि इंडिया की और ब्राजील की इस मुद्दे पर सहमति है, वो चली है। और साउथ अफ्रीका भी इंडिया के साथ खड़ा है। अब आगे आने वाले समय में अब आप ये देखिए कि इस ग्रुपिंग में इंडिया के साथी या फेवरेबल पार्टनर्स कौन है। इनफैक्ट चाइना को अगर आप निकाल दें तो सारे के सारे पार्टनर्स इंडिया के फेवर में हैं, फेवरेबल कंट्रीज हैं, जिसमें प्रमुखतः रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, फिर आपका इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ईरान। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले टाइम में इकोनॉमिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जितना भी कुछ कह लें कि जितनी भी एक ग्रुपिंग होती है, जियो पॉलिटिकल कॉन्सेंट्रेशंस हैं, तो खैर बहरहाल आप इकोनॉमी और जियो इकोनॉमिक्स को अलहदा नहीं कर सकते, जियो पॉलिटिक्स को अलहदा नहीं कर सकते। तो ये इंटरट्वाइंड रहेंगी और एक दूसरे पर इनकी निर्भरता रहेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो सिर्फ डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स के बेसिस के ऊपर पूरी दुनिया चलती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं देता हूं विराम। फिर एक नए टॉपिक के साथ होती है मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, और आप लोग इसको प्लीज लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।